सभी को जय हिंद। आज की क्लास चालू करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा भारत की नदियाँ। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश नदियों का मायका है, से हमारे भारत में ढेर सारी नदियाँ बहती हैं, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं वो भारत की नदियाँ। ठीक है, क्योंकि भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। समझिए, भारत की नदियों को पढ़ने के लिए हम इसको दो भागों में सबसे पहले डिवाइड करते हैं। पहले समझना, भारत की नदियाँ, इसको पढ़ने के लिए हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कैसे कैसे पढ़ते हैं? पहली चीज हो जाती है हिमालय की नदियाँ, और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदी। ठीक है, दो पार्ट में करके पढ़ते हैं। हिमालय की नदियाँ अर्थात हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिण वाले क्षेत्र से प्रायद्वीपीय भारत वहां से निकलने वाले। हिमालय की नदियों में मुख्यतः तीन नदियां हैं। कौन कौन सी है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। पहले इसको समझते हैं, इसके बाद डिटेल से समझते हैं। एक चीज आता है यहां पर पूर्ववर्ती नदियां। ये पूर्ववर्ती नदियां क्या है? हिमालय के निर्माण से पहले, हिमालय के निर्माण से पहले जो नदियां बहती थी वो नदियां आज भी निरंतर बहती आ रही है। इनमें से कुछ नदियां बहना बंद कर दी और कुछ नदियां आज भी बह रही हैं। क्यों? हिमालय को निरंतर वो क्या करती रही? काटती रही, काटती रही। तो कुछ पूर्ववर्ती नदियां आज भी निरंतर बहती चली आ रही हैं। वो नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इनको हम पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। कौन कौन से? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। हिमालय के उत्थान से पहले ये नदियां बह रही थी और आज भी ये नदियां निरंतर बह रही हैं। हिमालय तो उठ गया, लेकिन ये नदियां क्या आज भी कटाव कर रही है ना, जिसकी वजह से ये उसी रास्ते से बह रही हैं जहां से वो पहले बहती। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे पूर्ववर्ती नदियों में सिंधु नदी तंत्र। तो तीन तंत्र पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये सभी हिमालय की नदियां हैं। तो टॉपिक क्या है हमारा? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी को जितना जरूरत होगा हम उतना ही बनाएंगे। समझिए सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो देखते हैं सिंधु कहाँ से निकलती है, उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, ये कहाँ कहाँ बहती है। ये वाला जो जगह है, ये जितनी नदियां हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियां मानसरोवर से निकलती हैं। मानसरोवर क्या एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है ना। देखिए यहां पर एक जगह है, नाम है उसका चेमुंगडुक ग्लेशियर। चेमांगडुग, चेमांगडक ग्लेशियर, ग्लेशियर का नाम है चेमांगडुक ग्लेशियर। यहां से सिंधु नदी निकलती है, ये सिंधु नदी। इसके ऊपर लद्दाख है, यहां पर
और यहां पर जास्कर है। तो देखो सिंधु नदी, ये आपका सिंधु नदी, चेमांगडू ग्लेशियर से निकलती है और भारत में लद्दाख और जास्कर के मध्य से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, इन दोनों के मध्य से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है। और ये जगह है, जगह का नाम है गिलगित। गिलगित के समीप से ये दक्षिण की ओर मुड़ती है और मुड़ने के बाद पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक, ये क्या है, जहां गिलगित के पास जब ये पाकिस्तान में मुड़ती है तो एक आई गर्ज का निर्माण करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंधु गर्ज। उसका नाम क्या है, सिंधु गर्ज। ठीक, ओके। ध्यान रखना, जो एक लेह, लेह लद्दाख आपने नाम सुना, लेह, तो लेह भी सिंधु नदी के किनारे ही है। लेह भी कहां पर है, सिंधु नदी के किनारे ही है। अब सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां कौन कौन सी है, यह है झेलम, झेलम, चिनाब, हाँ गिलगित एक जगह का नाम है ना, गिलगित एक जगह का नाम। ये समझना उत्तराखंड है, यहाँ पर ये काफी नीचे बन गया है। चिनाब, रावी, ब्यास, और ये एक और है सतलज। झेलम, ये हो गया चिनाब, ये है रावी, ये व्यास, और ये सतलज। ठीक है, सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। चिनाब नदी बारलाचा दर्रे से निकलती है। चिनाब नदी बारलाचा दर्रे से निकलती है, हिमाचल है यहां पर, बारलाचा दर्रे से निकलती है। रावी और व्यास ये दोनों रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी और व्यास ये दोनों रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी और व्यास रोहतांग दर्रे से निकलती है। सतलज राकस ताल या राक्षस ताल से निकलती है। यहां पर एक जगह है, राकस ताल या राक्षस ताल। एक अलग से भी लिख देता हूं, झेलम, ये झेलम है। झेलम कहां से निकलती है, वेरीनाग,
वेरीनाग के समीप क्या है? शेषनाग झील। शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलेगी? झेलम नदी, चिनाब नदी बार लाचा दर्रे से निकलती है। रावी और व्यास, ये दो नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। हिमाचल में आता है। सतलज नदी राकसताल या राक्षसताल। समझ में आ गई बात? यहां तक पिक्चर क्लियर है? ओके। अब समझिए, ये जो झेलम नदी ये जम्मू कश्मीर में वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है ना। इसके बाद जब ये कश्मीर घाटी के पास पहुंचती है तो ये एक मैदान जैसे एरिया होता है। लेकिन जब ये घाटी से निकलेगी तो क्या इसकी ढाल बहुत ज़्यादा तीव्र होगी, ढलान ज़्यादा होगा, तेज गति से बहेगी। लेकिन जब ये मैदान को प्राप्त करेगी तो नदी की स्पीड क्या होगी? धीमी हो जाएगी। और धीमी होने की वजह से झेलम नदी मान लो ऐसा करती, जैसे ये मान लो पहाड़ से निकली, ठीक है, ये मैदान को प्राप्त कर ली। अब ये क्या करती है? ऐसा मुड़ना चालू कर देती है, विसर्पण करती है। विसर्पण, सांप जैसा चलता है ना, वैसा विसर्पण करती है झेलम नदी। तो विसर्पण करते हुए चलती है ये नदी। अब होता क्या है कि जैसे मान लो तेज बहाव आया, ये पानी यहां तक गया और फिर ये ऐसा हो गया, अगली बार फिर तेज बहाव आया, फिर ये ऐसा होगा। तो क्या देखने को मिल रहा है? ये सट गया, ये वाला हिस्सा। जब ये सट गया तो ये क्या हो गया? एक गाय के खुर के जैसा हो गया। तो झेलम नदी गोखुर का निर्माण करती है, गाय के खुर के जैसे, ठीक है। तो झेलम नदी क्या करती है? विसर्पण करती है, और विसर्पण करते हुए गोखुर का निर्माण करती है ना। झेलम नदी क्या करती है? विसर्पण करते हुए गोखुर का निर्माण करती है। और पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और काफी लंबी सीमा भारत और पाकिस्तान के साथ साथ बहती है, ठीक है। ये देखो सीमा पे ही बह रही है, ये बॉर्डर पे ही बहती हुई जा रही है। ओके। चिनाब नदी बारलाचा दर्रे से निकलती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ऐसे ही सेम टू सेम रावी नदी निकलती है और कहां पर? पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। लेकिन होता क्या है कि जब राकसताल से सतलज नदी निकलती है और भारत में प्रवेश करते बहती हुई हिमाचल और पंजाब में बहती है, तो तभी रोहतांग दर्रे से एक नदी आती है जिसका नाम है व्यास नदी। व्यास नदी आती है, और पंजाब में एक जगह है, पंजाब में एक जगह है हरिके नामक स्थान पे, कपूरथला ऐसे नहीं, यहां पर क्या है? कपूरथला। कपूरथला में हरिके नामक बैराज में मिल जाती है, और यहां से भी ये सतलज नदी के साथ ऐसा। व्यास नदी किससे मिल गई? सतलज से मिल गई, हरिके नामक बैराज से, और यहां से फिर ये आगे बढ़ गई। और इसके बाद ये सभी संयुक्त धारा ये कहां चली गई? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जाने के बाद ये सभी पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर मिलती है। ये क्या है? मिठानकोट। ठीक है। ये सभी धारा कहां पर जाके मिलती हैं? पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर मिल जाती हैं। और इसके बाद ये अपना जल कहां पर गिरा देती हैं? अरब सागर में गिरा।
ओके, अब देखिए, एक समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में इन जल को लेकर, है ना। सिंधु नदी की जो सहायक नदी है और सिंधु नदी का जो पानी, इसके जो सहायक नदी का पानी पाकिस्तान में जाता है, तो इस जल को लेकर काफ़ी विवाद था, है ना। तो सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता, ये किसके किसके बीच में हुआ है? सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच, अर्थात इनके जल का बंटवारा किया गया। कैसे, कब किया गया? 19 सितंबर 1960, है ना। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? 19 सितंबर 1960 को हुआ। ओके, अब देखिए, जैसे मान लीजिए इधर से आप चलेंगे तो ये वाला हिस्सा बाएं हो जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा दाएं हो जाएगा। यहां से आप अगर ऐसा चलना प्रारंभ करेंगे, या बाएं हाथ इधर होगा और दाएं हाथ इधर होगा। तो ये कहा गया कि सिंधु नदी के बाएं तट की, ध्यान रखें, ये वाला हिस्सा सिंधु नदी की बाएं तट के जो नदियां बहती है भारत में, इसका 80% उपयोग भारत करेगा और 20% पाकिस्तान करेगा। बाएं तट इधर की, और सिंधु नदी के दाएं तरफ की पाकिस्तान 80% करेगा उपयोग और भारत 30%। ठीक है, इधर से इधर वाला ये भारत 80% और दाएं तरफ का पाकिस्तान 80%, है ना। यहां कौन कौन सी नदियां बहती है? श्योक है, खुर्रम है। इधर नदियां कौन कौन सी है? श्योक, खुर्रम, क्लियर? ये है आपका सिंधु नदी तंत्र। ओके, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है। किस किस देश में बहती है? चीन, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय नदी है। चीन, भारत, पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। अट्ठाईस सौ अस्सी, हाँ, हाँ, नहीं, इसका 2880 है। हम्म, ओके, आ जाते हैं, अब पढ़ते हैं हम गंगा नदी तंत्र, है ना। गंगा नदी तंत्र, ठीक है। तो गंगा नदी को हम पवित्र नदी भी कहते हैं, है ना। तो गंगा नदी का देखते हैं निर्माण कैसे होता है। गंगा नदी का निर्माण, वैसे नॉर्मली क्या बोलते हैं, गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, ऐसे बोलते हैं। लेकिन गंगा एक धारा से नहीं बनती, उसकी कई धाराएं मिलकर क्या गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है, ओके, ऐसे समझिए। भारत का नक्शा तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, थोड़ा आपको समझाने के लिए।
ये मान लो प्यारा भारत बना लिया हमने। तो यहाँ पर क्या उत्तराखंड है ना, यहाँ पर उत्तराखंड है, और ये वाला पूरा क्या हुआ, तिब्बत वाला क्षेत्र हो गया, मानसरोवर वाला क्षेत्र हो गया ये, है ना। तो गंगा नदी कैसे बनती है देखिए, ये मान लो एक ग्लेशियर है ना, समझना, ये है संतोपत, संतोपत, ये ग्लेशियर कौन सा है, संतोपत। यहां से दो धारा निकलती है, एक है विष्णु गंगा और एक है धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा। अब ये एक जगह आकर मिल जाती है, जहां पर ये मिलती हैं उस जगह का नाम क्या है, विष्णु गंगा, सॉरी विष्णु प्रयाग, क्या है, विष्णु प्रयाग, जहां पर ये दोनों मिल गई। अब इसकी एक धारा आगे बही, आगे प्रवाहित हुई एक धारा, इसका नाम क्या पड़ जाता है, अलकनंदा। अलकनंदा। अब होता क्या है, अलकनंदा में एक नदी और आकर मिल जाती है, ये कौन सी नदी है, पिंडार नदी। और जिस जगह मिलती है उसको क्या बोलते हैं, कर्णप्रयाग। अब ये अलकनंदा आगे प्रवाहित हो रही है, अब ये प्रवाहित हो रही है अलकनंदा आगे, इससे एक नदी और आकर मिल जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, मंदाकिनी। और जहां पर आके मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग। ठीक, ओके। अब हो क्या रहा है कि इधर से एक नदी, एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है, गंगोत्री, है ना, ये ग्लेशियर है गंगोत्री। यहां से एक धारा निकलती है जिसका गौमुख के निकट, ये कहां पर है गंगोत्री, गौमुख के निकट। यहां से एक धारा निकलती है जिसका नाम क्या है, भागीरथी। और भागीरथी और ये अलकनंदा जब एक जगह आकर मिलती हैं तो इस जगह का नाम क्या है, देवप्रयाग। और जब इन दोनों की एक धारा आगे बहती है तब नाम क्या पड़ता है, गंगा। समझ में आया कैसे बना गंगा। अब ये कुछ ऐसा है, समझ में आ रहा है कैसे गंगा नदी, यहां पर इसको उठाओ और छोटा यहां फिट कर दो, मानसरोवर। ओके, अब गंगा का निर्माण हो गया, है ना। ओके, अब ये गंगा क्या हुआ, हरिद्वार के आगे जब बहती है फिर इसके बाद क्या है, मैदान को प्राप्त करती है, हिमालय से बह निकलती है तो अपने सारा ढेर सारा अवसाद लेकर चलती है, वहाँ तीव्र गति से बहती है गंगा। ओके, अब गंगा ये क्या है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अब गंगा ये मैदानी भाग में प्रवेश कर, ऐसा समझ लो, ठीक है, मैं ऐसा बना रहा हूँ अभी, ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर इसी में कनेक्ट करके बता। अब गंगा में इसकी ढेर सारी सहायक नदियां दाएं तट से भी आकर मिलती है और बाएं तट से भी आकर मिलती है। तो गंगा की जो सबसे बड़ी दाएं तट की सहायक नदियां है वो क्या है, यमुना।
ये मान लो ये, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ये यमुना कर, ये क्या है, यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। ये किधर से आके मिलती है, दाएं तट से। अब ऐसा समझो कि आप इधर जा रहे हो तो आपका दाएं इधर है और बाएं इधर है, दाएं इधर बाएं इधर, तो इधर वाले को क्या बोलेंगे, दाएं तट की नदियां, या दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां, और इधर से क्या हो जाएगी, बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां। ओके, ये क्या है, यमुना है, ये यमुना, चंबल, बेतवा, सिंध, केन, टोन्स, और ये क्या है, सोन। ओके, ये तो देख रहे थे अपने कहाँ कहाँ से निकलती है, मालवा के पठार से। मालवा का पठार का ढाल क्या है, उत्तर की तरफ है, चंबल, बेतवा। लेकिन ये जितनी नदियां है सब कहाँ से निकल रही, मध्य प्रदेश से, है ना। ये सभी नदियां कहाँ से निकल रही, चंबल, बेतवा, सिंध, केन, टोन, सोन, ये सब मध्य प्रदेश से निकलती है। चंबल, बेतवा, सिंध, केन, टोन्स, सोन, ये सभी किस में जाकर मिल जाती हैं, गंगा में मिल जाती है। यहां से ऐसे मिलती है ये, जिस प्रकार दाएं तट तरफ से मिल जाती है नदियां, वैसे बाएं तरफ से भी मिलती हैं, इधर से। कौन कौन सी है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक, ये सब क्या है, बाएं तट की नदियां, ये बाएं तरफ से, और ये क्या है, दाएं तरफ की। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। गंडक, कोसी, फिलहाल में अभी कोसी नदी का चल रहा है कुछ, है ना, कोसी बैराज से पानी छोड़ा गया, ये कोसी, और ये क्या है, महानंदा। गंगा नदी का सबसे पूर्वी नदी कौन सी है, महानंदा। सबसे पूर्वी नदी, आखिरी की नदी महानंदा है। अब ये देखो यहां पर रामगंगा, गोमती, घाघरा, है ना, ये कहां पर है अभी, उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में बहती है। कहां पर, रामगंगा, गोमती और घाघरा, कहां पर, उत्तर प्रदेश। गंडक, कोसी नेपाल से निकलती है, मतलब ये हिमालय की नदियां है लेकिन बहती कहां पर है, उत्तर प्रदेश। ये नेपाल से निकलती है, बिहार में, है ना। ओके, और महानंदा आपका सिक्किम के, ये क्या है, आखिरी है सबसे, दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है ये, कहां से, महानंदा, दार्जिलिंग पहाड़ी पश्चिम बंगाल के, है ना, और फिर ब्रह्मपुत्र में
सॉरी गंगा में मिल जाती है, और गंगा फिर कहाँ, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ओके, गंडक को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी कहते हैं, है ना। गंडक को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी, ठीक है। गंडक को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी कहते हैं। ओके, अब क्या हुआ, गंगा नदी यहां तक आई है, ठीक। अब जब बंगाल पहुंचती है गंगा नदी, ये दो धाराओं में बढ़ती है, एक इधर बढ़ जाती है और एक इधर बढ़ जाती है, ठीक है। एक इधर ऐसे चली गई और ये ऐसे। ये जो उत्तर की तरफ ये वाला है, इसको हम क्या बोलते हैं, भागीरथी। इसको क्या बोल देंगे, भागीरथी। और जो नीचे की तरफ जाएगी, जो तो क्या बोलेंगे, हुगली। तो हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, कलकत्ता। और भागीरथी कहाँ चली जाएगी, बांग्लादेश, है ना, ये बांग्लादेश में। तो भागीरथी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ चलेगी, बांग्लादेश, तो इसको पद्मा बोला जाएगा। और ये हुगली अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। ओके, और समझिए इसमें क्या देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो क्या है, सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, कैसे बनता है डेल्टा, नदियाँ पहाड़ से निकली, बहुत तीव्र गति थी, अपने साथ ढेर सारा मलबा लाई, तीव्र गति से बहते हुए मैदान को प्राप्त हुई। तो नदी क्या धीरे बहेगी, अपने साथ जो मलबा है अवसाद है उसको नीचे जमा करते जाएगी धीरे धीरे और आगे बहती जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, समुद्र की लहरें, है ना। तो क्या करेंगी, जब नदी यहाँ पर आएगी अपने साथ भी अवसाद लेकर आएगी, तो समुद्र की लहरें इनको धक्का दे देगी। धक्का देने के बाद ये जो नदियां हैं ढेर सारी वितरिकाओं में बढ़ जाएंगी, ढेर सारी धाराओं में बढ़ जाएंगी। तो अपना मलबा समुद्र के अंदर नहीं गिरा के इधर तटीय क्षेत्र में बिछा देंगे, और तटीय क्षेत्र में बिछाने से फिर किसका निर्माण हो जाता है, डेल्टा का निर्माण। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा, है ना। यहां पर कुछ वन भी पाए जाते हैं, जैसे मैग्रो वन, सुंदरी वन, केसुचिरी वन। कौन कौन से, मैग्रो वन, सुंदरी वन, केसुचुरी वन, ये कहां पर पाए जाते हैं, ये आपका डेल्टा में। अब क्या है कि जैसे मान लो यहां पर ये वन पाए जाते, तो ये जो वन है जो तटीय क्षेत्र है में जो बसते हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल है। कैसे, यदि लहरें आती हैं तो ये वन इनको क्या करते थे, रोक लेते हैं, इनकी लहरों की स्पीड को क्या कर देती है, कम कर देती है ना। तो सर्वाधिक अगर ये जो मैग्रो वन मिलते हैं तो सर्वाधिक कहां पर मिलते हैं, पश्चिम बंगाल में। दूसरे नंबर पर गुजरात, और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना, सर्वाधिक कहां पर मिलेगा, मैग्रो वन, सुंदरवन अर्थात पश्चिम बंगाल, देन गुजरात, देन आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ओके।
आप ध्यान रखना, ये नदी, ये जो नदी है गंगा नदी, इसकी कनेक्टिविटी फिर किससे हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी से हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा नक्शा समझ में आ गया अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ओके। ओके, गंगा नदी कितने देशों में बहती है? तो 2 देशों में बहती है, भारत और बांग्लादेश। ये आपको समझाने के लिए बना रहा ना ऐसा। समझिए इसको आप। क्या पढ़ रहे हैं? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये पूरा मानसरोवर झील, ठीक है। मानसरोवर झील से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी है। चीन, भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नदी है, चीन, भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। मानसरोवर झील से निकलती है और ये अरुणाचल प्रदेश के पास ये प्रवेश कहाँ करती है? भारत। यहां पर एक गर्ज का निर्माण करती है, जिसको क्या बोलते हैं? दिहांग गर्ज। यहां पर एक गर्ज का निर्माण करती है और क्या बोलते हैं इसको? दिहांग गर्ज। और फिर ये मुड़कर कहां प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये बह गई, प्रवेश कर गई। और यहां पर 2 नदियां फिर आकर इससे मिलती है, इसकी सहायक नदी। वो कौन सी है? एक नदी ये और एक नदी दिबांग और लोहित। दिबांग और लोहित नदी इससे मिल जाती हैं ब्रह्मपुत्र नदी से। अब ब्रह्मपुत्र नदी फिर आगे बहती है। ठीक, जब असम के पास पहुंचती है यहां से और यहां तक, इसको बोलते हैं सदिया। ये जो जगह है असम के पास, इसको सदिया, इसको धुबरी, ये जगह को धुबरी के पास से ये बांग्लादेश में प्रवेश। ठीक है, यहां से ये क्या करें? बांग्लादेश में प्रवेश कर दे। और यहां से कौन सी है? गंगा नदी तो थी, पद्मा। अब समझ में आ रहा है ये क्या है? पद्मा बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है। अब यहां से ब्रह्मपुत्र नदी आ गई और ये पद्मा से मिल गई। अब इनकी संयुक्त धारा को क्या बोला गया? पद्मा नाम दिया गया। अब मणिपुर से एक और नदी आती निकल के, बराक या मेघना, तो बराक बोल दो या मेघना। और जब ये इनकी एक संयुक्त धारा आगे बहती है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? मेघना। और जब बांग्लादेश में, वो सॉरी, बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है, तब इसका अंत में भी नाम क्या रहता है? मेघना। ओके, अब एक चीज और है, ब्रह्मपुत्र के नदी के 4 नाम हैं। देखो, तिब्बत के पठार में इसको संगपो बोलते हैं।
तिब्बत के पठार में यहाँ पर संगपो बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। ओके, बाकी इधर भारत में असम में ब्रह्मपुत्र, और यहां पर पद्मा। ठीक है, इसके चार नाम क्या क्या हैं? तिब्बत में संगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम अर्थात हम लोग भारत में क्या बोलते हैं इसको, ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में पद्मा। ठीक है, और एट लास्ट ये कहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और अंत में इसका नाम क्या रहता है? ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना? पूरा डायग्राम से डायग्राम बना बनाकर आप इसको बढ़िया बनाना, तो काफ़ी जल्दी क्लियर हो जाएगा। बराक और मेघना, ये बराक और ये मेघना मणिपुर से निकलती है, ये मणिपुर। ठीक, ओके, आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।